हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद शिल्पी। और हमारी जो 100 गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर की सीरीज़ थी उसमें हम लोग आज नया टॉपिक करने जा रहे हैं, वो है हमारा प्रीपोजिशन। ठीक है, देखिए अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है। नाउन कर लिया है, प्रोनाउन कर लिया है, एडजेक्टिव कर लिया है, एडवर्ब कर लिया है, सिंटेक्स कर लिया है। पहले मैंने वर्ब नहीं बनाया, वर्ब से पहले मैं प्रीपोजिशन इसलिए बना रही हूँ क्योंकि देखिए पेपर में टाइम कम है और अब पेपर के हिसाब से चलना है, क्योंकि पेपर में प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस बनते हैं। प्रीपोजिशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम पहले प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए प्रीपोजिशन में हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहले देखिए प्रीपोजिशन रूल्स पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। प्रीपोजिशन क्या होता है, वर्ड से समझ में आ रहा है। प्रीपोजिशन, ठीक है, प्रीपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होते हैं। नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होके उस सेंटेंस में जिस नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होते हैं उसका जो कनेक्शन है या उसका संबंध है वो उस सेंटेंस के दूसरे शब्दों के साथ, दूसरे वर्ड्स के साथ बताते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन। अब देखिए प्रीपोजिशन में भी हमें दो तरह के रूल्स पढ़ने हैं। एक तो हम पढ़ेंगे नॉर्मल प्रीपोजिशन के रूल्स और दूसरा हम पढ़ेंगे फिक्स प्रीपोजिशन। क्या पढ़ेंगे? फिक्स प्रीपोजिशन। फिक्स प्रीपोजिशन का क्या मतलब होता है, जैसे कि कुछ प्रीपोजिशन फिक्स होते हैं, जो कि कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि उनके साथ कौन से प्रीपोजिशन आते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, जैसे कि एक्सेस होता है एक वर्ड, ठीक है, एक्सेस, तो उसके साथ हमेशा क्या आता है? टू आता है। ठीक है, इसका मतलब होता है पहुंच। ठीक है, किसी की अप्रोच, किसी की पहुंच, तो एक्सेस टू। तो ये हो गया हमारे। तो जैसे एक्सेस के साथ फिक्स है कि टू आता है। हो सकता है आपको एग्जामिनर एक्सेस के साथ सेंटेंस में कुछ और लगा के दे दे, तो आपको वहाँ करेक्ट करना पड़ेगा, टू लगाना पड़ेगा। या ये हो सकता है कि एक्सेस के बाद आपको फिल करने को दे दे। तो एक तो आपका फिक्स पोजीशन भी पढ़ेंगे आज के सेशन में, और पहले नॉर्मल पोजीशन के रूल्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले नॉर्मल प्रीपोजिशन की बात करते हैं और उसके बाद हम फिक्स प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। नॉर्मल प्रीपोजिशन में देखिए रूल नंबर 1, क्योंकि गोल्डन रूल्स है, रूल नंबर 1 नोट करिएगा। रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 ये कहता है कि कुछ वर्ड्स हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके पहले प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं कर से। अब देखिए वो वर्ड्स कौन कौन से हैं। ठीक है, टुडे, टुमारो, yesterday, last night, this morning, ठीक है, yesterday हो गया, evening, ठीक है, evening, the following day, the following day, ठीक है, यहाँ लिख लीजिए yesterday evening, ठीक है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम कोई भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए पेपर में आपको लिख के आ जाएगा, और भी एक्सेट्रा, एक दो वर्ड्स और भी होते हैं, जैसे कि आपका टुमारो मॉर्निंग। तो अब हाई होप कि सारे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, एग्जाम्पल से, सॉरी टुमारो था, आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, टुमारो मॉर्निंग हो गया आपका। ठीक है, इन सब द फॉलोइंग डे, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, लास्ट नाइट, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, टुमारो मॉर्निंग, द फॉलोइंग डे। ठीक है, ये सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हम प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे एग्जामिनर मान लीजिए आपको लिख देगा, ही विल गो देयर ऑन टुमारो। ठीक है, तो ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा? ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। किस पे रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि अभी हमने पढ़ा इन सेंटेंसेस के पहले हम प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं। टुमारो, इसके पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, ऑन नहीं आएगा। सही सेंटेंस आपका हो जाएगा, ही विल गो देयर टुमारो। ठीक है, ही विल गो देयर टुमारो, यानी इसके पहले आपका कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आया। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल लिख लेते हैं। दे अराइव्ड here in yesterday evening. They arrived here in yesterday evening. तो ये भी आपका कैसा हो जाएगा? ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि yesterday evening मैंने बताया उसके साथ भी कोई भी प्रपोजिशन नहीं आता है, इसलिए इन्होंने यहाँ जो इन लगा दिया ये इन गलत है। सही हो जाएगा, they arrived here
yesterday evening, ठीक है। तो पहला रूल हमने क्या पढ़ा गोल्डन रूल में? पहला रूल हमने ये पढ़ा कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हम कोई भी प्रिपोजिशन नहीं लगाते हैं, ठीक है। प्रिपोजिशन सबको पता है ना क्या होते हैं? ये सारे आपके वर्ड्स जो एक नाउन का दूसरे नाउन या दूसरे प्रनाउन के साथ एक नाउन प्रनाउन का सेंटेंस के दूसरे नाउन या प्रनाउन के साथ कनेक्शन बनाते हैं, जैसे इन, एट, ऑन, ऑफ, फ्रॉम, एट, ऑन, ओवर, बिसाइड, बिसाइड्स, विथ, बाय, ये सारे हमारे क्या होते हैं? प्रिपोजिशंस होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे वर्ड्स थे जिनके साथ कोई भी प्रिपोजिशन नहीं लगता। ये आपका रूल नंबर पहला था, ठीक है। चलिए, समझ में आई होप अच्छे से आ गया होगा। चलिए रूल नंबर 2 करते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है हमारा? रूल नंबर 2 हमारा ये कहता है कि लास्ट, कहीं भी लास्ट हो, नेक्स्ट हो, और इसके बाद कोई भी मंथ लिखा हो, कोई भी ईयर लिखा हो, या कोई भी वीक लिखा हो, ठीक है। क्या हो? पहले लास्ट या नेक्स्ट लिखा हो, जैसे कि लिखा है लास्ट मंथ, या लिखा है आपका लास्ट ईयर, या लिखा है आपका लास्ट वीक, या क्या लिखा है नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक। तो अगर मंथ ईयर वीक में कुछ लिखा हो और आगे उसके या तो लास्ट लिखा हो या तो नेक्स्ट लिखा हो, ठीक, तो उनके साथ भी किसी तरीके की प्रिपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं। सेम रूल जैसा ऊपर वाला था, तो उनके साथ भी हम किसी तरह का प्रिपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखिए, एग्जाम्पल लिखते हैं, राम केम हेयर ऑन लास्ट वीक। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा? ये हमारा गलत हो जाएगा। अभी मैंने बताया लास्ट लिखा हो या नेक्स्ट लिखा हो, उसके बाद चाहे वीक लिखा हो, चाहे मंथ लिखा हो, चाहे ईयर लिखा हो, उससे पहले कोई प्रिपोजिशन नहीं आता है। तो यहाँ पे कोई प्रिपोजिशन नहीं आएगा। यहाँ पे आपका आ जाएगा राम केम हेयर लास्ट वीक, ठीक है। ये आपका हो जाएगा करेक्ट। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। दूसरा रूल भी कि जब भी लास्ट या नेक्स्ट लिखा हो और उसके आगे वीक, मंथ या ईयर में कुछ भी लगाओ, तो भी कभी हम प्रिपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आपका रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है? रूल नंबर 3 में आपको कुछ वर्ड्स याद रखने पड़ेंगे। वो वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें ऑलरेडी प्रिपोजिशन छुपा होता है, ठीक है। वो वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें ऑलरेडी प्रिपोजिशन छुपा होता है, लेकिन उन वर्ड्स के साथ हम प्रिपोजिशन का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। अब आप समझिएगा ये वर्ड्स हैं कौन से। जैसे लिखा है ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर का हो गया रिसेंबल, हो गया रिसेंबल, हो गया कंप्राइज, हो गया। ये पेपर में बहुत पूछा जाता है ये वाला वर्ड, तो बहुत ही बात, ये दोनों तो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, नोट करके लिखिएगा, ठीक है। टेल हो गया, डिस्कस हो गया, और आपका हो गया हियर, हो गया, और आपका हो गया डिस्पाइट। डिस्पाइट बहुत पूछा जाता है पेपर में, बहुत ज़्यादा, मार्क कर लीजिएगा। डिस्पाइट से क्वेश्चन अक्सर हर पेपर में बनता है, ठीक है। डिस्पाइट हो गया आपका। एंटर हो गया, क्या हो गया आपका? एंटर हो गया, ठीक है। डिस्पाइट हो गया आपका, ठीक है। इतने वर्ड्स आपके हो गए, ठीक है। अब इन वर्ड्स में क्या होता है, ये सारे वर्ड्स के आगे इसमें पहले से ही ऑर्डर का मतलब क्या होता है? किसी से कुछ चीज़ मांगना या किसी से कुछ चीज़ कहना, मतलब ऑर्डर मतलब एक तरह से मान लीजिए आस्क फॉर। रिसेंबल का मतलब होता है सिमिलर टू, किसी के जैसा दिखना, ठीक है। मैं ये क्यों सामने लिख रही हूँ अभी समझाती हूँ। कंप्राइज का मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ, ठीक है। टेल का मतलब होता है से टू, ठीक है। डिस्कस का मतलब क्या होता है? डिस्कस का मतलब भी होता है लगभग से अबाउट, किसी चीज़ के बारे में डिस्कस करना, से अबाउट। हियर का मतलब क्या होता है? लिसन टू, ठीक है, लिसन टू। डिस्पाइट का इन स्पाइट ऑफ, ठीक है। अब देखिए इन दोनों, जो राइट साइड लिखा हुआ है और जो लेफ्ट साइड लिखा हुआ है, ठीक है, इन दोनों इन स्पाइट ऑफ, इन दोनों वर्ड्स का मतलब सेम है, ठीक है। ऑर्डर का मतलब आस्क फॉर, रिसेंबल का मतलब सिमिलर टू, किसी के जैसा दिखना, किसी को सिमिलर दिखना। कंप्राइज का मतलब किसी चीज़ में कंसिस्ट है ना। दिस बुक कंसिस्ट ऑफ 100 पेजेस, यानी ये बुक 100 पेजेस से मिलके बनी हुई है। तो कंप्राइज का मतलब कंसिस्ट ऑफ,
टेल का मतलब से टू, डिस्कस का मतलब से अबाउट, हेयर का मतलब लिसन टू, डिस्पाइट का मतलब इन स्पाइट ऑफ। ठीक, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं क्योंकि इनकी मीनिंग ये होती है, मतलब दोनों का मतलब सेम है। देखिए, क्योंकि ये जब पूरा एक वर्ड मिलके इनका इसका मीनिंग होता है ये, तो देखिए इसमें तो पहले से ही लगाया ना प्रिपोजिशन, तो फिर जब इसका मतलब प्रिपोजिशन लग के आस्क फॉर का मतलब हो रहा है ऑर्डर, तो इसमें अलग से प्रिपोजिशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह सिमिलर, सिमिलर टू का मतलब होता है रिसेंबल। देखिए सिमिलर टू, टू तो प्रिपोजिशन पहले से लगा हुआ है ना, तो जब इसका ही मतलब है रिसेंबल, तो क्या रिसेंबल में अलग से प्रिपोजिशन लगाने की नीड है? नीड नहीं है। तो बस वही हम बता रहे थे कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे और जो राइट हैंड साइड पे वर्ड्स दिए गए हैं, इन दोनों का मतलब क्या होता है? मतलब दोनों का सेम होता है, दोनों का अर्थ समान होता है, लेकिन इन वाले वर्ड्स के साथ हमेशा प्रिपोजिशन लगते हैं। क्या लगता है? आज के साथ इधर फॉर लग जाएगा, सिमिलर टू हो जाएगा, कंसिस्ट के साथ ऑफ लग जाएगा। ठीक है, से टू, से अबाउट, इधर हो गया लिसन टू का मतलब हियर हो गया, इन स्पाइट ऑफ। ठीक है, अब देखिए ये ऐसे हैं कि इनको बहुत बहुत एग्जामिनर पेपर में पूछता है। ठीक है, तो इनके साथ जब भी ये वर्ड आपके लिखे आ जाए, आपका ऑर्डर लिखे आ जाए, आपका रिसेंबल लिखे आ जाए, कंप्राइज लिखे आ जाए, टेल चाहे डिस्कस चाहे हियर चाहे डिस्पाइट, इसके साथ कभी भी कोई भी प्रिपोजिशन आप नहीं लगाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि क्वेश्चन में पेपर आता पेपर में क्वेश्चन आता कैसे है। क्वेश्चन में आप पेपर में आपके लिखेगा, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिए। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन पेपर में मोस्टली हर पेपर में आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला रूल है, और इस रूल में भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल के अंदर भी आप ये मान लीजिए ये तीन वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आपका रिसेंबल, एक आपका कंप्राइज और एक आपका डेस्पाइट। इससे बहुत आता है पेपर में। ठीक है, बहुत भी पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब इससे एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल क्या कह रहा है? एग्जाम्पल कह रहा है दिस बुक comprises of 6 पेजेस। मान लीजिए 6 बुक्स की पतली सी किताब है। ठीक है, दिस बुक कंप्राइजेज ऑफ 6 पेजेस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चलिए पहले करेक्शन करते चलते हैं। ठीक है, अब देखिए अभी मैंने बताया कंप्राइज का मतलब क्या होता है। कंप्राइज का मतलब ही होता है कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, कंप्राइज का मतलब ही होता है कंसिस्ट ऑफ, यानी कि कंप्राइजेस में पहले ही कंसिस्ट आ गया, कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, क्योंकि कंप्राइजेस लिखा है तो कंसिस्ट ऑफ, तो इसमें पहले ही ऑफ, क्योंकि दोबारा से साफ साफ लिख देती हूँ। अगर कंप्राइज लिखा होता तो हम लिखते कंसिस्ट ऑफ, अगर कंप्राइज लिखा हुआ है तो हम लिख देंगे कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो इसमें क्या है, कंप्राइजेस में पहले ही कंसिस्ट ऑफ आ चुका है। ठीक है, इसका ही मतलब कंप्राइज होता है, तो कंप्राइज में अलग से ऑफ लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्या हो जाएगा इसका? दिस बुक comprises 6 पेजेस। ठीक है, देखिए ऊपर अगर चल के देखें तो मैंने यही चीज़ बताई थी। ये आपको अगर नहीं भी याद हो रहा है कि कंप्राइजेस का मतलब कंसिस्ट ऑफ या कुछ भी, तो बस आपको इतना याद रखना है कि इनके साथ कोई भी आप, जैसे कंप्राइज, इसके साथ मैंने बोला था कि कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगाएंगे। ठीक है, रिसेंबल कोई भी प्रपोजिशन नहीं, डिस्पाइट कोई भी प्रपोजिशन नहीं, टेल कोई भी प्रपोजिशन नहीं, वही चीज़ है। तो हमने क्या किया, कंप्राइज के साथ वाला प्रपोजिशन हटा दिया, पेपर में लगा था गलत लगा था, हमें इसको सही करना है, तो हमने कंप्राइज के साथ का प्रपोजिशन हटा दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल पेपर में बहुत बहुत आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करके नोट करिएगा। डिस्पाइट ऑफ हार्ड लेबर या हार्ड वर्क ही फेल। ठीक है, कड़ी मेहनत के बावजूद भी वो फेल हो गया। इसमें भी क्या गलती, अभी मैंने बताया डिस्पाइट का मतलब ही होता है इन स्पाइट ऑफ, यानी डिस्पाइट में पहले से ही ऑफ लगा होता है, तो इसमें अलग से ऑफ लगाने की ज़रूरत नहीं है। सही आपका क्या हो जाएगा? डिस्पाइट हार्ड वर्क, डिस्पाइट हार्ड लेबर, ही फेल्ड। ठीक है, अब अगर पेपर में कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर, कभी कभी पेपर में आपको लिख के दे देगा कि इंस्पाइट। ठीक है, ऐसे लिख देगा, इंस्पाइट हार्ड वर्क ही फेल्ड। तो यहाँ पे क्या गलती है बताइए, सही है कि गलत है? ये वाला ये आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैंने बताया डिस्पाइट के साथ नहीं आता है कोई भी प्रपोजिशन, लेकिन इंस्पाइट के साथ ऑफ आता है। एग्जामिनर क्या करता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ लगा के दे देता है, तो वहाँ आपको सही करना होता है, ऑफ हटाना होता है। और अगर इंस्पाइट खाली दे देगा
तो आपको सही करना पड़ेगा कि इंस्पाइट के साथ कौन सा आपका लगेगा, ऑफ। इंस्पाइट के साथ ऑफ आता है क्योंकि डिस्पाइट का मतलब ही होता है कि इंस्पाइट ऑफ, ठीक है। ही फेल्ड। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं रह जाएगा। ये आपका रूल नंबर 3 था। अब देखिए रूल नंबर 3 करते हैं। रूल नंबर 3 देखिए क्या कहता है, सॉरी रूल नंबर 3 हो गया था, रूल नंबर 4 करना है। रूल नंबर 4 देखिए विथ और बाय के बारे में बताता है कि कब हम विथ का यूज़ करेंगे, कब हम बाय का यूज़ करेंगे। देखिए जब कोई कार्य किसी इंस्ट्रूमेंट के सहारे किया जाता है, ठीक है, किसी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो तो उसके पहले विथ का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करता है, विथ का यूज़, ठीक है। और जब कोई काम किसके साथ, किससे किया जा रहा है, कि मनुष्य के द्वारा, इंसान के द्वारा किया जाता है तो बाय लगाते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए लिख दिया शी किल्ड, आई कर लीजिए, डबल एल कर लीजिए, ठीक है। शी किल्ड अ टाइगर बाय द गन, ठीक है। शी किल्ड द टाइगर बाय द गन। अभी मैंने बताया कि विथ का यूज़ कब होता है, जब हम किसी औजार की बात करते हैं या किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ कोई काम करते हैं। तो यहाँ पे शी किल्ड अ टाइगर विथ अ गन हो जाएगा, ना कि बाय, ठीक है। बाय की जगह क्या आ गया, विथ। क्यों बाय की जगह विथ आ गया, क्योंकि किसी इंस्ट्रूमेंट की बात करी गई है, किसी औजार की बात की गई है, ना कि इंसान की। नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए लिख दिया एग्जाम्पल नंबर 2, अ लेटर इज रिटन बाय, सॉरी हाँ बाय क्या, मान लीजिए एग्जामिनर लिख के देगा तो लिख देगा लेटर इज रिटन विथ मी। तो वहाँ पे आपको क्या करेक्शन करना रहेगा, वहाँ पे आपको ये करेक्शन करना रहेगा कि विथ की जगह बाय मी हो जाएगा। बाकी का वैसा रहेगा, विथ की जगह बाय मी हो जाएगा। क्यों, अभी मैंने रूल बताया कि जब भी मनुष्य के द्वारा कोई काम किया जाता है तो बाय लगता है, जब भी किसी इंस्ट्रूमेंट से कोई काम किया जाता है तो फिर विद लगता है, ठीक है। आई होप कि दोनों अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा ऑफ और फ्रॉम का। कौन सा है, नेक्स्ट रूल है हमारा ऑफ और फ्रॉम का, ठीक है। ऑफ रूल नंबर 5 है, ठीक है। ये रूल नंबर 5 ऑफ फ्रॉम, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का प्रयोग केवल क्या करा दर्शाने के लिए होता है, जैसे कि मान लीजिए इस मतलब अभी जो इस ये वाला हम रूल पढ़ रहे हैं, इसमें आप ये मान लीजिए कि जैसे किसी के लीजिए मान लीजिए कि कोई बीमारी से कोई मृत्यु हो जाती है, ठीक है, किसी की कोई बीमारी से कोई मृत्यु हो जाती है तो हम क्या लगाते हैं, तो हम लगाते हैं ऑफ, ठीक है। और अगर किसी की बीमारी छोड़ के किसी और चीज़ से मृत्यु होती है तो हम लगाते हैं फ्रॉम। क्या लगाते हैं, फ्रॉम। जैसे समझिएगा, मान लीजिए हमने लिखा, दो एग्जाम्पल लिखती हूँ। मान लीजिए हमने लिखा सोहन, यहाँ पे ऑफ और फ्रॉम, वैसे तो ऑफ और फ्रॉम का यूज़ बहुत सारा किसी से अलग होने के सेंस में भी होता है, फ्रॉम है ना, फ्रॉम का मतलब से, लेकिन यहाँ पे आप ये समझ लीजिए हम जो बात कर रहे हैं वो रिगार्डिंग, ये वाला जो रूल है वो रिगार्डिंग मृत्यु, डेथ के फॉर्म में कैसे इसका यूज़ होता है वो समझ रहे हैं, क्योंकि ये पेपर में ये वाला पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए लिखा है सोहन डाइट फ्रॉम फीवर, ठीक है, सोहन डाइट फ्रॉम फीवर। और एक एग्जाम्पल लिखा है ही डाइट ऑफ एक्सप्लोजन, ठीक है। एक्सप्लोजन मतलब कहीं पर बम फट गया, कुछ हो गया जिससे वो मर गया, ठीक है। देखिए रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि जब भी किसी की मौत किसी बीमारी से होती है, किससे होती है, बीमारी, फीवर एक बीमारी है, ठीक है, चाहे फीवर लिखा हो, चाहे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हो आपका कॉलरा लिखा हो, ठीक है। तो जब भी कोई किसी बीमारी से मरता है तो वहाँ पर हमेशा क्या आता है, ऑफ। क्या होता है, ऑफ। तो ये आपका पेपर में अगर आएगा तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। सही क्या होगा, सही हो जाएगा सोहन डाइड ऑफ फीवर। ऐसा क्यों, क्योंकि वो बीमारी से मरा है इसलिए ऑफ आएगा। और किसी बीमारी को छोड़ के अगर किसी और रीज़न के कारण कोई मरता है तो फिर उसमें फ्रॉम आता है। जैसे ही डाइड फ्रॉम एक्सप्लोजन, ठीक है। अगर कोई बीमारी से मरता है तो ऑफ आता है, बीमारी को अलावा किसी और चीज़ से किसी की डेथ होती है तो उसमें क्या आता है, तो उसमें आपका ऑफ आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अच्छा एक चीज़ और, इसमें एक रूल के साथ नोट करिए।
इस वाले रूल में एक नोट डाल के लिखिए सफरिंग वाले वर्ड, ठीक है। जैसे मान लीजिए लिखा हो सफ़र प्लस फ्रॉम प्लस फीवर, ठीक है। यानी कि अगर सफरिंग की बात होती है ना, कहते हैं आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो सफरिंग के साथ क्या आता है? फ्रॉम। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। और अगर सिक की बात होती है, किसकी? सिक की, तो सिक के साथ आता है विथ। सिक के साथ क्या आता है? विथ। सिक विथ फीवर। जैसे एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल सीता इज सिक होगा तो विथ फीवर होगा, सीता इज सिक विथ फीवर। और सीता इज सफरिंग होगा, सफरिंग होगा तो फ्रॉम फीवर होगा, ठीक है। फ्रॉम फीवर, ये भी एक रूल है, ठीक है। नोट डाल के इसको यहाँ पर लिख लीजिए। सिक सफर के साथ फ्रॉम आता है, सिक के साथ विथ आता है। नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट हमारा रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या कहता है? रूल नंबर 6 ये कहता है कि बिटवीन और एमंग, किसके बारे में पढ़ना है हमें? बिटवीन और एमंग। इसमें क्या पढ़ना है? इसमें ये पढ़ना है कि बिटवीन का यूज़ क्या होता है? दो लोगों के बीच में होता है। जब दो लोगों की बात हो रही होती है, दो लोगों के बीच में कोई बात होती है और दो से अधिक लोगों की बात होती है तो एमंग लगाते हैं, ठीक है। मान लीजिए दो के बीच की कोई बात हुई तो बिटवीन, दो से ज़्यादा की बात हुई तो एमंग, ठीक है। समझ में आ गया? वो दो के लिए बिटवीन, दो के लिए एमंग, दो से अधिक के लिए, दो से अधिक के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, पेपर में लिख के आ जाता है डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट, ये वैसे मैंने शायद सिंटेक्स में भी पढ़ा रखा हो सकता है। दीज मैंगोज एमंग राम एंड श्याम, ठीक है। इन मैंगोज को राम और श्याम के बीच में बांट दो। अब एक बात बताइए, राम एंड श्याम कितने लोग हैं? दो। और अभी मैंने बताया जब भी दो की बात होती है तो वहाँ पे हमेशा बिटवीन आता है, ना कि एमंग। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। सही आपका कौन सा हो जाएगा? एमंग की जगह यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा बिटवीन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज बिटवीन राम एंड श्याम। अब मान लीजिए लिखा होता, मान लीजिए पेपर में लिखा होता डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट these sweets between children's, ठीक है। between children's, ठीक है। या फिर ये लिखा होता, एग्जाम्पल ऐसे समझ लीजिए, ऐसे लिखा होता बिटवीन, ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर होगा, बिटवीन राम श्याम एंड मोहन, ठीक है। चाहे ये लिखा होता, चाहे चिल्ड्रंस लिखा होता, चाहे कुछ भी, अगर दो से ज़्यादा की बात होती है तो बताया अभी मैंने तुरंत ही, दो से ज़्यादा के लिए बिटवीन नहीं आता है, एमंग आता है। देखिए राम श्याम एंड मोहन, यहाँ पे दो थे, राम एंड श्याम, यहाँ पे तीन हो गए, इसलिए मैंने चिल्ड्रन काट के ये लिखा ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तीन हो गए तो भी एमंग, तीन से ज़्यादा कितने भी हो जाए, चिल्ड्रंस लिख देते बहुत सारे बच्चे तो भी हमारा एमंग आता, ठीक है। ये हो गया आपका रूल नंबर 6 था ना, रूल नंबर 6, ठीक है। चलिए अब रूल नंबर 7 देखते हैं। रूल नंबर 7 है आपका, ये भी पेपर में बहुत पूछा जाता है, बिसाइड और बिसाइड्स, ठीक है। बिसाइड और बिसाइड्स। तो देखिए बिसाइड का यूज़ कब होता है? बिसाइड का मतलब क्या होता है? पहले ये देखिए, बिसाइड का मतलब होता है बगल में, पास में, ठीक है। नियर लिख लीजिए, नियर, बगल में या पास में जब कोई आपके बैठा होता है। बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त या के अलावा, ठीक है। के अलावा या के अतिरिक्त, अभी समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, देखिएगा। बिसाइड का मतलब होता है कि जैसे कोई आपके बगल में बैठा है, कोई आपके पास बैठा है, तो बिसाइड, देखिए बिसाइड ऐसे याद करिएगा, साइड, केवल साइड याद कर लीजिए, ठीक है। साइड मतलब बगल में, साइड, मेरे साइड में, मेरे बगल में, नहीं मेरे साइड में बैठा हुआ, बिसाइड। तो जैसे कि बोला मैंने, गो जाओ एंड सिट डैश योर ब्रदर, जाओ और अपने भाई के बगल में बैठ जाओ। तो बताइए यहाँ पे कौन सा बिसाइड आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैंने बोला डैश अ कार ही हैज़ अ मोटर बाइक, ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। यहाँ मैंने बोला
कि जाओ और अपने भाई के बगल में बैठ जाओ, गो एंड सिट बिसाइड योर ब्रदर। तो मैंने बोला अपने भाई के बगल में, तो बगल के लिए क्या आएगा, साइड में बैठ जाओ, यानी बिसाइड में बैठ जाओ, बिसाइड। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहे हैं, अ कार ही हैज़ अ मोटर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बिसाइड्स अ कार ही हैज़ अ मोटर बाइक, यानी कार के अलावा, होता है ना मैंने के अलावा मतलब इन एडिशन टू, बिसाइड्स का मतलब इन एडिशन टू, यानी कि किसी चीज़ के अलावा, एडिशन में इसके अलावा मतलब उसके पास वो चीज़ भी है। बिसाइड्स अ कार ही हैज़ अ मोटर बाइक, कार के अलावा उसके पास मोटर बाइक भी है, इसका मतलब क्या है, उसके पास कार भी है और उसके पास मोटर बाइक भी है। ठीक है, ये भी पेपर में बहुत पूछा जाता है, उल्टा लिख के दे देते हैं आपको, गो एंड मतलब जहाँ पे बिसाइड आना चाहिए वहाँ पे बिसाइड्स लिख देंगे जहाँ। ठीक है, देखिए एट, ऑन और ओवर। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या फ़र्क होता है, एट का यूज़ कब होता है, एट का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी की निकटता या निश्चित बिंदु की बात बताना चाहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखिए, मैंने लिखा मोहन is standing at the gate। ठीक है, मोहन कहाँ खड़ा है, गेट पर खड़ा है, गेट पर खड़ा है। ठीक है, तो तब हमने क्या किया, एट का यूज़ किया। तो एट का यूज़ कब हुआ, जब हमने बताया कि किसी चीज़ की निकटता, उसका कितना वो पास है, कितना वो निकट है, या फिर कोई निश्चित बिंदु, कोई निश्चित पॉइंट, कोई फिक्स पॉइंट के बारे में बात करते हैं, सूचित करते हैं, तो एट का यूज़ आता है। अब देखिए ऑन और ओवर, ऑन और ओवर देखिए दोनों का ही मतलब है ऊपर। ठीक है, दोनों का ही क्या मतलब है, ऊपर। तो कैसे पता चलेगा कि कब ऑन लगेगा और कब ओवर लगेगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। ऑन का यूज़ कब होता है, ऑन का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई चीज़ ऊपर रखी है किसी चीज़ के और उसको टच कर रही है। ठीक है, जैसे हमने बोला कि देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल, तो देखिए सही है, बुक टेबल पे रखी है अगर, तो टेबल को टच करेगी ना, बिल्कुल टच करेगी, बुक टेबल पे रखी है, टेबल को टच करेगी। तो जब कोई चीज़ किसी के ऊपर रखी होती है और उसको टच करती है तो वहाँ पे लगाते हैं ऑन, क्या लगाते हैं, ऑन। ठीक है, ओवर कब लगाते हैं, ओवर तब लगाते हैं जब कोई चीज़ किसी के ऊपर होती है लेकिन वो उसको टच नहीं करती है। क्या करती है, टच नहीं करती है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें ऑन वाला टच, जैसे कोई चीज़ किसी को टच करती है, उसी के ऊपर रखी हुई है, और ओवर जबकि टच नहीं करती, विदाउट टच। ठीक है, जैसे द फैन was moving over our हेड। ठीक है, तो पंखा देखिए हमारे ऊपर है लेकिन क्योंकि हमारे सर को टच नहीं कर रहा है तो ये क्या हो गया, ओवर हो गया, ना कि ऑन। ठीक है, तो आई होप ऑन और ओवर की कंफ्यूजन जो बच्चों को हमेशा रहती है वो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए एक लास्ट रूल और देखते हैं, रूल नंबर 9। ठीक है, देखिए रूल नंबर 9 क्या कहता है, रूल नंबर 9 ये कहता है कि कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि अबाउट, आफ्टर, इन, ऑन, फॉर, बिफोर, विथ, ऑफ। ठीक है, ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं अगर इनके बाद मेन वर्ब का यूज होता है तो वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आती हैं। कैसे आती हैं, आईएनजी फॉर्म में आती हैं। ठीक है, तो इसमें समझ लीजिए अगर इनके बाद मेन वर्ब आएगी तो वो अपने आईएनजी फॉर्म में आएगी। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने लिखा आई एम फोन्ड ऑफ सिंह। ठीक है, देखिए प्रीपोजिशन आया ऑफ, अभी मैंने बताया ऑफ, तो अगर ऐसी आएगी तो उसके आगे जो वर्ब आएगी, अगर मेन वर्ब आती है तो देखिए सिंग मेन वर्ब है तो कौन सी फॉर्म में आएगी, आईएनजी फॉर्म में। तो यहाँ पे सिंग नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा आई एम फोन्ड ऑफ सिंगिंग। ठीक है, फोन्ड ऑफ सिंगिंग। इसी तरह मान लीजिए लिखा है कि यू प्रिवेंटेड मी, एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, मान लीजिए लिखा है यू प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डू इट। तो देखिए क्या होगा, फ्रॉम आया, अभी ऊपर मैंने बताया फॉर है आपका, अच्छा फ्रॉम लिखना भूल गई थी मैं, फ्रॉम भी ऐड कर लीजिएगा उसमें। ठीक है, जैसे अबाउट, आफ्टर, इन, ऑन, टू, फॉर, ये सब लिखा हुआ है इसी तरह। तो देखिए फ्रॉम के बाद वर्ब की मेन फॉर्म, जो फर्स्ट फॉर्म मतलब वर्ब की मेन फॉर्म आई है तो आईएनजी फॉर्म में आएगी, तो क्या हो जाएगा, डूइंग। ठीक है, यू प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डूइंग इट। ठीक है, ये हो गए आपके सारे प्रिपोजिशन। ठीक है, प्रिपोजिशन के गोल्डन रूल्स आई होप के अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, इसको अच्छे से मगअप कर लीजिएगा, ध्यान में लर्न कर लीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।